नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है वो है। तो अभी जो है हमारे क्या है कि आपको स्कूलों में जो है वो आपको मंथली एग्जामिनेशन जो है वो आपको सितंबर माह की चल रही है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपको कल एग्जाम हुई थी, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जो पूछे गए सारे प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस एनालिसिस में क्या होंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको ये जो देख रहे हैं फुल एनालिसिस होगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो टर्म है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और देखिए, और ये टॉपिक इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय तो थोड़ी लगेगी लेकिन आपके एग्जाम में जो है इससे कई सारे प्रश्न जो है आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, समझिए। कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है। तो साथियों, संसदीय प्रणाली में जो मुख्य कार्यपालिका होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और इसी में अगर हम बात करते हैं कि बताइए कि संसदीय शासन प्रणाली में जो आपको कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो क्या कहेंगे, तो वे आपको राष्ट्रपति होते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको संसदीय शासन प्रणाली है वह भारत में कहाँ से प्रेरित है। तो साथियों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है वो आपको ब्रिटेन से प्रेरित है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भारत में लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो कहेंगे आपको ब्रिटेन से, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे। तो साथियों, संघीय कार्यपालिका में जो आते हैं वो आपको कौन कौन आते हैं देख लीजिए। तो देखिए, ये जो संघीय कार्यपालिका है इसमें आपको सबसे पहले आपको एक याद रखेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति के अलावे जो हो जाएंगे वो आपको उपराष्ट्रपति। देखिए, सारे चीजों को लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है ना। समय थोड़ी लगेगी लेकिन आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। उसके बाद जो है आपको प्रधानमंत्री, इसके अलावे उनके जो हो जाएंगे मंत्रिपरिषद, और एक जो हो जाएंगे महान्यायवादी। क्या हो जाएंगे, महान्यायवादी, जिनको हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये हम उन्हें बोलते हैं। तो देखिए, तो महान्याय क्या हो जाएगा कि आपको वादी। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं सारे चीजों पर, ठीक है ना, कि वर्तमान में भी राष्ट्रपति कौन है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो भी राष्ट्रपति है वो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। उपराष्ट्रपति कहेंगे तो वो आपको श्री जगदीप धनखड़ है। लोकसभा के अध्यक्ष है आपको ओम बिरला है, ठीक है ना। तो देखिए, तो राष्ट्रपति का पद भारत में अनिवार्य रूप से होगा, यह बात कहाँ कही गई है, तो ये आपको अनुच्छेद 52 में, सब याद रखिएगा। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। तो देखिए, तो ये जो उपराष्ट्रपति पद के बारे में जो व्यवस्था की गई है वो आपको अनुच्छेद 63 में, देखिए सारे चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिपरिषद होंगे, यह बात जो कही गई है वो आपको अनुच्छेद किस में जानते हैं, तो आपको 74 में। लेकिन अनुच्छेद 75 के तहत जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर जो होते हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद है महान्यायवादी, ये भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है वो आपको आर्टिकल 76 के तहत, और कौन करते हैं जानते हैं, तो ये आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 2 में देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो साथियों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं ना वो आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। और सीधे पूछेंगे कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वह आपको राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन सामूहिक रूप से कहेंगे तो वह लोकसभा के प्रति। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको सामूहिक उत्तरदायित्व का सूत्र है यह आपको कहाँ से लिया गया है। तो साथियों, सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सूत्र है, ठीक है ना, वह आपको जो है ब्रिटेन से क्या है कि आपको प्रेरित है। और सामूहिक उत्तरदायित्व के जो सूत्र है इसकी जो चर्चा है वो आपको कहाँ है, तो वह आपको आर्टिकल 75 में। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। और देखिए, ये जो राज्यसभा देख रहे हैं ये संसद का क्या है, तो आपको उच्च सदन है। इसे भी याद रखिएगा कि राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा जो है इसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं। ये संसद का क्या है, तो आपको निम्न सदन है। सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा कि भारत में जो इसका गठन होता है वह कब होता है, तो साथियों 28 जनवरी 1950 को क्या होता है, किसका गठन होता है। और हमारे भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जो सबसे ऊपर है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद है आपको राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो आपको किस देश से प्रेरित है, तो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको सही है, ठीक है ना। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करते हैं कि आपको 12 सदस्यों का क्या करते हैं कि आपको मनोनयन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है
सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, क्या जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करते हैं? तो देखिए, तो आर्टिकल 80 के तहत क्या होते हैं कि आपको राज्यसभा में क्या होता है कि आपको 12 सदस्यों का जो होता है वो आपको मनोनयन किया जाता है। और ये सदस्य किससे जुड़े होते हैं ये भी जान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के तहत, वो किससे जुड़े होते हैं? तो देखिए, ये लोग आपको साहित्य, क्या है, साहित्य, इसके अलावा आपको कला, विज्ञान, क्या है, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में क्या होता है कि आपको उल्लेखनीय योगदान दिए होते हैं, अर्थात ये लोग इन सभी क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि अनुच्छेद 80 क्या है? तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 80 के तहत जो है आपको राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। दूसरी बात कि राज्यसभा के संरचना का भी जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद किस में है जानते हैं? तो आपको 80 में है। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, सॉरी बी कह रहे हैं, आपको सी हो जाएगा। तो इसको आपको देख लेना। चलिए 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखिए, तो राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वे आपको कौन करते हैं जानते हैं? तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो इस बात को आपको याद रखना है। और राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के ही प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब चाहे राज्यपाल, ठीक है ना, सॉरी राष्ट्रपति, तब वो राज्यपाल को क्या कर सकते हैं कि आपको हटा सकते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं बिहार के जो राज्यपाल है वो आपको कौन है? तो बिहार के जो भी राज्यपाल है वो आपको राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। तो ये सभी चीज आपको याद होने चाहिए। और भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया है वो आपको किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया है भारत में वो आपको कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। इसके अलावा संघात्मक शासन व्यवस्था, यह भी हमारे भारत में कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 में क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो साथियों, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना वे आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और ये जो उपराष्ट्रपति है ना वे आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में ही क्या करते हैं कि आपको वेतन लेते हैं। तो आपके जनरल कंपटीशन के एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि संसद का कौन सा ऐसा सदन है, ठीक ना, जिसके सदस्य उसके सभापति नहीं होते हैं? तो क्या कहेंगे जानते हैं? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वे आपको संसद का सदस्य जो होते हैं वो आपको नहीं होते हैं। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भारत के प्रथम अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो वे आपको डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्या कहेंगे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। उसके बाद जो है आपको राष्ट्रपति भारत के प्रथम अगर हम पूछेंगे तो वे हो जाएंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर हम प्रथम की क्या कर रहे हैं कि आपको बात कर रहे हैं। उसके बाद है प्रथम प्रधानमंत्री पूछेंगे तो ये आपको पंडित नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद है प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो ये आपको सरदार पटेल हो जाएंगे। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। जो भी एनालिसिस आपको दिया जा रहा है आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल आपको राइट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 6 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना होती है ना वह आपको 6 अगस्त 1952 को होती है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या होता है कि आपको जो स्थापना होती है, ठीक है ना, तो क्यों होती है ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना हुआ था इसलिए हुआ था ताकि योजना आयोग के द्वारा जो बनाई गई पंचवर्षीय योजना है उसकी जांच की जा सके। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होते हैं? तो देखिए, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको पदेन प्रधानमंत्री, मतलब कि जो प्रधानमंत्री पद पर होंगे वहीं इसके क्या होंगे कि आपको अध्यक्ष होंगे। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एनडीसी कहते हैं। एनडीसी कहने का मतलब हुआ कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसको आपको याद रखना है। क्या कहेंगे? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसमें और भी वर्ष दिए गए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे देखिए 1950, तो मेरे भाई 1950 में क्या हुआ था यह भी जान लीजिए। तो आपको योजना आयोग का क्या होता है कि आपको गठन होता है। इस चीज को आपको याद रखना है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो क्या कहिएगा? 1950 में। उसके बाद है आपको 1951 में। तो देखिए 1951 में जो होता है प्रथम आम चुनाव होता है। क्या होता है? प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में क्या होता है कि आपको संपन्न होता है। 1953 में आपको राज्य पुनर्गठन आयोग जो है यह आपको बना था, ठीक है ना, आयोग
बनता है कब, तो हम कहेंगे 1953 में। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दिया था वह आपको 1900 कितना में दिया था जानते हैं, तो आपको 55 में दिया था। और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन जो एक्ट बनता है यानी अधिनियम बनता है वो आपको 1956 में। और याद रखिएगा कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो आपको भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आपको आंध्र प्रदेश था। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको राइट आंसर है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो साथियों राज्य की मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं ना वो आपको राज्यपाल करते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे तो ये कौन करते हैं, तो आपको राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है आपको देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वे आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना। और बिहार के जो भी मुख्यमंत्री कहेंगे तो आपको नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री कहेंगे, तो आपको श्री कृष्ण जी पहले उप मुख्यमंत्री कहेंगे, तो आपको अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है ना। और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री तो वो हो जाएगी आपको कौन जानते हैं, श्रीमती राबड़ी देवी। और हमारे देश की पहली महिला अगर राज्यपाल पूछेंगे, ठीक है ना, यानी कि हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल तो वह आपको सरोजिनी नायडू। देखिए कुछ बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। तो सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो यह आपको उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। देश में जो प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी वो भी आपको उत्तर प्रदेश राज्य में ही बनी थी। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 8 में क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा है, तो साथियों मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के जो है भाग जो 3 है इससे जुड़ा हुआ। यहाँ से एक बात आती है कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो देखिए तो मौलिक अधिकार जो है वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। और इसकी चर्चा कहाँ है, तो क्या कहेंगे भाग 3 में है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। और भाग 3 को हम लोग कहते हैं क्या जानते हैं, मैग्ना कार्टा। और ये जो देख रहे हैं मौलिक अधिकार, ठीक है ना। तो इस मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में, ये भी पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद आपको 12 से 35 में जो इसका उल्लेख है। और फिलहाल जो है नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं, तो कहेंगे अभी जो मौलिक अधिकार की संख्या है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के प्रकार की, तो आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है अभी दिए गए। प्रारंभ में जो थे आपको 7 प्रकार के थे। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, तो साथियों भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या होता है कि आपको स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान जो होता है वो आपको आंशिक रूप से क्या होता है कि आपको लागू होता है। और इस दिन जो लागू होता है तो इसमें कुल 16 अनुच्छेद जो होते हैं उसको क्या किया जाता है कि आपको लागू किए जाते हैं, ठीक है ना। बाकी पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू होता है वो आपको 1950 में, इसीलिए 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग कानून दिवस क्या करते हैं कि आपको मनाते हैं। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं 10 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया जो है वो आपको वर्णित है। तो साथियों संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इसमें आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ से अनुच्छेद 352 है। तो देखिए तो 352 में क्या है, तो आपको राष्ट्रीय जो आपात है इस राष्ट्रीय आपात का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद क्या कहेंगे, तो आपको 352 में। उसके बाद जो है साथियों आपको अनुच्छेद 360 इसमें जो है वो आपको वित्तीय आपात का क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो है आपको अनुच्छेद 350 क्या है 50, इसे आप बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 50 की जगह एक चीज कर लीजिए, आपको यहाँ पे एक चीज याद हो जाएंगे 356। तो 356 का जो संबंध है वो आपको राष्ट्रपति क्या है कि आपको शासन से है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो आपको कहाँ से ली गई। तो साथियों भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से क्या है कि आपको प्रेरित है। और हमारे संविधान के जो भाग आपको 20 है और आपको अनुच्छेद जो है कितना जानते हैं 368, इसमें इसका क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। तो उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 11 में। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। अभी बताए हैं तो राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था करता है वो आपको अनुच्छेद 356, यानी कि किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या होता है कि राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति उस राज्य में क्या करते हैं कि आपको मतलब राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही हो जाएगा। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाए जाते हैं। और अब तक हमारे देश में 3 बार 1962, 1971 और 19
75 3 बार जो है वो आपको वित्तीय आपात जो है, सॉरी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपात वह लागू हो चुकी है। 368 के तहत संविधान संशोधन, और हाल फिलहाल आप जानते होइएगा कि आपको 128वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है, ठीक है ना, क्या है, अधिनियम है, इसके द्वारा जो है, अधिनियम नहीं कहेंगे, 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो आपको राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसके तहत जो है नारी शक्ति वंदन जो विधेयक है वो आपको पारित हुआ था, फिर आपको लोकसभा से भी यह पारित हो गया, ठीक है ना। तो ये जो नारी शक्ति वंदन जो आपको मतलब विधेयक है, ठीक है ना, जब ये अधिनियम बनाएगा तो इसके तहत क्या है कि लोकसभा, ठीक है ना, इसके अलावा आपको विधानसभा और इसके अलावा दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाएंगे। तो देखिए, तो पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, याद रखिएगा, कितना में, 1951 में। और अभी जो है 128वां संविधान संशोधन जो है आपको हाल फिलहाल जो है आपको हुआ है 2023 में। तो इसको भी आपको याद रखना है कि 128वां संविधान संशोधन तो 2023 में, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाते हैं। हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लागू हुई है, और वित्तीय आपात जो है भारत में वो आपको अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको राइट है। चलिए अब हम चलते हैं 12 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है। तो साथियों, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ना, वह आपको क्या होता है जानते हैं कि राष्ट्रपति की इच्छा प्रयत्न होता है। मतलब कि जब राष्ट्रपति चाहे तब उसे क्या कर सकता है कि आपको हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज तक राज्यपाल जो होते हैं जल्दी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है वो आपको सही है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वे आपको राष्ट्रपति करते हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ भी जो दिलवाते हैं वो आपको राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को भी जो शपथ दिलवाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्या जानते हैं, तो आपको मुख्य न्यायाधीश। तो अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो आपको डीवाई चंद्रचूड़ है, इसे आपको याद रखना है। राष्ट्रपति कहेंगे तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे देश की पहली महिला आदिवासी, क्या कहेंगे, तो आपको राष्ट्रपति। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो साथियों, ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं 14 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो देखिए, सरकार के आपको 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आपको विधायिका, ठीक है ना, कार्यपालिका और आपको न्यायपालिका। तो याद रखिएगा क्या होता है, विधायिका, इसका काम होता है आपको विधि बनाना, क्या करना, विधि बनाना। उसके बाद है आपको कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का काम क्या है जानते हैं, तो आपको यानी कि जो विधि है, क्या है, विधि है, उस विधि का क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना। और एक जो होता है न्यायपालिका, इसका जो काम होता है वो आपको न्याय करना, क्या है, न्याय करना, ठीक है ना, संविधान के अनुरूप। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो 14 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 में, कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो बिहार में जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो है 50% सीटें जो है वो आपको क्या है कि आपको आरक्षित है, क्या है, आरक्षित है, ठीक है ना। और ऐसा आरक्षण देने वाले बिहार जो है भारत का पहला राज्य है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि किस अधिनियम के तहत, तो पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार जो है बिहार जो है अपने राज्य में महिलाओं के लिए जो है 50% सीटें जो है पंचायती राज में क्या कर दिया कि आपको आरक्षित कर दिया। तो यहाँ से बात आती है कि पंचायती राज की शुरुआत कब होती है। तो यह आपको 2 अक्टूबर आपको कितना को, तो 1959 को याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। कहाँ से, तो याद रखेंगे राजस्थान। और राजस्थान का वो जिला कौन सा होता है, तो साथियों वो जिला होता है आपको नागौर। क्या होता है, नागौर। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। और पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा कि पंचायती राज जो है साथियों वो आपको मतलब ये जो राज्य सूची होते हैं उस राज्य सूची का क्या है कि आपको विषय है। और पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको संवैधानिक मान्यता जो है दिया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन होता है कब, 1992 में, और यह लागू होता है 24 अप्रैल, ठीक है ना, 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 16 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो साथियों, सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत होती है ना वो आपको राजस्थान से होती है। कहां से होती है, राजस्थान से, ठीक है ना। और कब होती है, तो 1990 में। क्या होती है, 1990 में। इसे आपको याद रखना है। और वो जगह होता है भीम तहसील। क्या होता है, भीम तहसील,
इसी भीम तहसील से सूचना का अधिकार आंदोलन जो होती है उसकी शुरुआत होती है। और सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो आपको कब बना था? तो याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2004 में बनता है और 2005 में 12 अक्टूबर 2005 से जो होता है ये आपको लागू हो जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17 में क्या करें कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो साथियों, भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो आपको 1952 में हुआ था। 51-52 में हुआ था, लेकिन ज्यादातर याद रखिएगा 52 में। उसके बाद देखिए 51 में क्या हुआ था? पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है कि पहला वित्त आयोग, नहीं तो यहाँ से एक चीज और याद रख सकते हैं, पहला संविधान संशोधन। 53 में जो है आपको राज्य पुनर्गठन आयोग बनती है। 1947 में हमारा देश जो है वो आपको आजाद होता है। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो होती है वो आपको पूर्ण बहुमत मिलती है। और एक चीज और याद रखिएगा, 1952 में ही देश में प्रथम आम चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का जो है प्रथम विधिवत चुनाव हुआ। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा सबका गठन हुआ। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 18 में क्या करा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1906 में। कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है वो आपको ढाका में हुई थी। और ढाका जो है वर्तमान में कहाँ है? तो आपको बांग्लादेश में। इसके संस्थापक कहेंगे तो ये आपको आगा खां, क्या है? आगा खां। इसके अलावा जो हो जाएगा आपको समी उल्लाह खां। ये दोनों जो है इसके क्या थे कि आपको संस्थापक थे। तो देखिए, अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे तो क्या कहिएगा? आगा खां और साथ साथ आपको समीउल्लाह खां। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ? तो ढाका में। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 19 में। क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो साथियों, भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी ना वो आपको कौन थी? प्रतिभा देवी सी पाटिल, याद रखिएगा। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कहेंगे तो वो आपको प्रथम पीएम जो है वो आपको यानी कि इंदिरा गांधी। उसके बाद है सरोजिनी नायडू, किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। तो ये जो है आपको प्रथम महिला राज्यपाल क्या कहेंगे? प्रथम महिला राज्यपाल। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है कि आपको बी, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको राइट है। चलिए अब हम चलते हैं 20 में। सुनिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन एक पूर्ण राज्य नहीं है? तो देखिए, इसमें जो पूर्ण राज्य नहीं है वो आपको दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देश में अभी राज्य की संख्या कहेंगे तो आपको 28, और केंद्र शासित प्रदेश पूछेंगे भाई मेरे तो आपको 8। और वह 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो देखिए ऊपर से याद रखना है, ठीक है ना। लद्दाख, उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, उसके बाद आपको आ जाना है क्या? तब पश्चिमी तरफ, ठीक है ना, पश्चिमी तट की तरफ वो हो जाएगा अंडमान, ये सॉरी क्या कहते हैं कि आपको दादर और नागर हवेली तथा आपको दमन और दीप। उसके बाद जो है आपको द्वीप में चलते हैं तो आपको हो जाएगा लक्षद्वीप। फिर इधर आइएगा तो आपको मिलेंगे पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत में जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या आपको कितनी है? तो वो आपको 8 है। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। चलिए अब 21 में चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे भाई नाटो की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1949 में होती है। और नाटो है क्या? तो कहेंगे आपको एक सैनिक संगठन है। क्या है? सैनिक संगठन है। याद रखिएगा कि नेटो जो है क्या है? तो एक सैनिक संगठन है। और इसकी जो स्थापना होती है वो आपको डेट के साथ याद रखना है, 4 अप्रैल, ठीक है ना, 1949 को। नाटो की स्थापना कब? तो क्या कहिएगा? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है मेरे भाई वह आपको ब्रुसेल्स में जो है वो आपको बनाया जाता है। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो वो आपको बेल्जियम में है। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना है। तो 21 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है? तो देखिए, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ना वो आपको वाशिंगटन डीसी है। और इसी विश्व बैंक को हम लोग जो है आईबीआरडी के नाम से भी जानते हैं, या आईबीआरडी को ही हम लोग क्या कहते थे? आपको विश्व बैंक कहते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल बैंक, ठीक है ना, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो आप देख रहे हैं विश्व बैंक, इसका जो गठन होता है 1944 में आपको किस सम्मेलन द्वारा? तो याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जो होती है इसकी क्या होती है कि आपको स्थापना की जाती है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय क्या है? तो आपको वाशिंगटन डीसी में। और यह आपको दीर्घकालीन ऋण क्या करता है कि आपको प्रदान करता है। तो 22 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द हेग में जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद रखिएगा। उसके बाद जो है जेनेवा, तो WHO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय, ये सब कहाँ है? तो आपको जेनेवा। पेरिस में जो है वह आपको किसका मुख्यालय है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। इसके अलावा आपको इंटरपोल जो है, इस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पेरिस में है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 में कह रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
तो साथियों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, क्योंकि इसके बाद जो है क्या जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है आपको गवर्नर जनरल नहीं बने। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन, तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के जो है अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, ये तो नहीं पूछा जा रहा है, सीधे पूछा जा रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था, क्या हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यहाँ पे याद रखिएगा भारत का अंतिम वायसराय तो हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए अंतिम वायसराय कहेंगे। उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन से पहले लॉर्ड बेवल जो था भारत का क्या था कि आपको वायसराय था। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं 24 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था। साथियों भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था ना वो आपको 1974 में, और वह डेट था आपको 18 मई, क्या है 18 मई 1974, ठीक है ना। और पहले परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कहेंगे इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति कहेंगे तो आपको बीबी गिरी, और भारत जो था दुनिया का छठा परमाणु संपन्न देश जो है वो आपको बना था। और भारत दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण करता है 11 और 13 मई कितना को था आपको 1998 को। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कह रहा है, पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था क्या है। तो देखिए पंचायती राज का जो सर्वोच्च संस्था है ना साथियों वो आपको कौन है जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको जिला परिषद। क्या हो जाएगा जिला परिषद। कैसे होगा ये भी देखिए, हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप है वो आपको कैसा है, तो आपको त्रिस्तरीय है। क्या है त्रिस्तरीय। अब देखिए त्रिस्तरीय है, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। तो सबसे पहले इसके 3 स्तर है। क्या है 3 स्तर है। तो देखिए तो 3 स्तर में आते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको ग्राम स्तर मिलेगा। क्या मिलेगा ग्राम स्तर। उसके बाद जो है आपको प्रखंड स्तर मिलेंगे। क्या मिलेंगे प्रखंड स्तर। उसके बाद जो है जिला स्तर मिलेंगे। देखिए क्या है जिला स्तर। तो यहाँ पर करा कि सर्वोच्च जो संस्था कौन है, तो आपको यहीं से समझ में सारा चीज आ जाएगा। तो देखिए तो ग्राम स्तर पर जो है वो आपको ग्राम पंचायत है। क्या है ग्राम पंचायत। यह सबसे निचला क्या है कि आपको स्तर है। उसका बीच का जो स्तर है वो आपको पंचायत समिति है। क्या है पंचायत समिति है। उसके बाद जो है आपको जिला स्तर पर जो है वो आपको जिला परिषद है। क्या है जिला परिषद है। तो ये सारे चीज आपको याद होनी चाहिए। तो वही करा है कि पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था जो है वो कौन है, तो देखिए तो सर्वोच्च संस्था कौन है जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है उस पर बात करते हैं 26 में। देखिए कह रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वो आपको कौन सा है। तो साथियों भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो आपको राज्यसभा है। तो इस राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। इधर देख रहे हैं आपको लोकसभा, इसको हम लोग लोअर हाउस के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, ठीक है ना। वही चीज हुआ उच्च सदन या निम्न सदन। और यह संसद के दो क्या है कि आपको सदन है। तो ये जो देख रहे हैं आपको संसद, इस संसद के संरचना का जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 79 में, किसमें है 79 में। राज्यसभा के संरचना का उल्लेख ये आपको अनुच्छेद 80 में। लोकसभा के संरचना का उल्लेख ये आपको अनुच्छेद क्या है जानते हैं, तो आपको 81 में। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और राष्ट्रपति जो है संसद का क्या है तो आपको अभिन्न अंग है। तो 26 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है ना वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो यह आपको दिल्ली में। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब होता है बताए थे 28 जनवरी आपको 1950 को। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस जे हीरालाल कानिया। और अभी के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपको कौन है, तो ये जो है वो आपको डीवाई चंद्रचूड़ है। और अभी सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या है वो आपको 34 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका यह राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो साथियों पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना उसको हम लोग प्रमुख कहते हैं, ठीक है ना। और पूछेंगे ग्राम कचहरी के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ग्राम कचहरी के प्रमुख को क्या कहते हैं सरपंच। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो कहेंगे आपको मुखिया। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 29 में क्या कह रहा है कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है। तो साथियों नगर निगम का जो प्रधान होता है ना वो आपको कौन होता है, मेयर होता है। और याद रखिएगा कि भारत में पहला नगर निगम जो है वो आपको मद्रास में स्थापित हुआ था 1687-88 में। तो 29 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। साथियों 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है वो क्या है। तो देखिए तो वह है आपको 18 वर्ष। क्या है 18 वर्ष। पहले जो था यह आपको 21 वर्ष था। क्या है 21 वर्ष था। लेकिन 1989 में क्या किया गया था कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की जो आपको उम्र सीमा है उसको 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था, आपको 18 कर दिया। तो 30 का सही आंसर जो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। वयस्क मताधिकार कहते हैं किसे, तो एक निश्चित उम्र के लोगों के
मत देने के अधिकार को हम लोग वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो देखिए, तो ये जो मंथली क्वेश्चन था ना, इसमें आपको 30 ही ऑब्जेक्टिव जो था वो आपको पूछा गया था, बाकी जो है वो आपको सब्जेक्टिव पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव पर क्या करेंगे कि आपको विचार करेंगे, देखिए कि कैसा क्वेश्चन सब जो है सब्जेक्टिव में पूछा गया है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। और इस मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है वो हमारे भारत में जो है वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है, और भारतीय नागरिकों को जो है अभी 6 प्रकार के जो है आपको मौलिक अधिकार जो है वो आपको प्रदान किए गए हैं। तो आइए इसी पे हम लोग क्या कहते हैं कि चर्चा करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ऐसे अधिकार, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, नहीं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के कौन भाग में है, तो भाग 3 में, और अनुच्छेद कहेंगे तो आपको 12 से 35 में जो है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और भारतीय नागरिकों को अभी जो है कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो आपको 6 प्रकार के। अगर इतना लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपको 2 के 2 नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए कि आपको सबसे पहले समता का अधिकार है, या इसी को हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए इस सब का अनुच्छेद भी जान लेते हैं। तो समता का जो अधिकार है ये आपको आर्टिकल जो है 14 से 18 में याद रखना है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपको आर्टिकल 19 से जो है वो आपको 22 में, देखिए सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपको आर्टिकल जो है 19 से क्या है, तो आपको 22 में है। उसके बाद जो है 19 से 22 कहते हैं, यानी कि 23 से 24 में है, ठीक है ना। ओह, ये सब मिट गया। देखिए फिर से हम लिख देते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार तो यह आपको 19 से 22 में। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपको 23 से 24 में। और इधर जो देख रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपको 25 से क्या है कि आपको 28 अनुच्छेद में। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यह आपको 29 से क्या है कि आपको 32 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आपको अनुच्छेद जो है 29 कह रहे हैं। देखिए संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यह आपको मिलेंगे 28 और 29 में। किस में मिलेंगे, 28 नहीं 29 और 30 में। थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। यह आपको 29 और 30 में जो है क्या है जानते हैं, तो आपको संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपको अनुच्छेद 32 में। तो देखिए तो भारतीय नागरिकों को अभी कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया था, आपको 6 प्रकार के। पहले जो था आपको 7 प्रकार के, लेकिन एक जो अधिकार है स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार की सूची से जो है वो आपको हटा दिया गया है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है मेरे भाई कि साधारण बहुमत तथा पूर्ण बहुमत में अंतर क्या है। तो देखिए तो साधारण बहुमत को सबसे पहले समझते हैं। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं साधारण बहुमत, समझिए कि साधारण बहुमत का मतलब कुल व उपस्थित सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन से कोई विधेयक पारित होना या निर्णय लेना जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण विधेयक। मतलब कि जो कुल व जो उपस्थित सदस्य संख्या उसके आधे से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको साधारण विधेयक। जैसे मान के चलिए कि 100 सदस्य है, ठीक है ना, तो साधारण विधेयक के लिए क्या चाहिए कि 51 सदस्यों का जो है रहना आपको जरूरी है। लेकिन पूर्ण बहुमत में जो होता है क्या होता है, अब इसको समझते हैं। तो देखिए तो पूर्ण बहुमत का अर्थ है कि आपको विधानमंडल, संसद, सदन या सभा के कुल व उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के समर्थन से जब कोई विधेयक पारित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण बहुमत से पारित विधेयक कहते हैं। जैसे देखिए कि अगर 100 गो है, क्या है 100 सदस्य है, तो इसका 2/3 कहने का मतलब हुआ कि लगभग 67 लोगों का समर्थन अगर प्राप्त होगा, क्या होगा, प्राप्त होगा, तब वह क्या होगा कि पूर्ण बहुमत से कोई चीज पारित होगा। तो यही दोनों में अंतर है। क्या है अंतर है, साधारण में आधा से अधिक और आपको पूर्ण में कहेंगे तो 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा, 2 कह रहे हैं, इसका जो आपको एनालिसिस है इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको जो है आप लोग अपने नोटबुक में भी जो है इसे लिख लेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम में हो सकता है कहीं अगले साल जो है वो आपको छप जाए। चलिए अब हम चलते हैं 3 में। क्या कह रहा है कि आर्थिक समानता को परिभाषित कीजिए। मतलब कि आर्थिक समानता क्या है। तो देखिए आर्थिक समानता करने का मतलब क्या हो कि समाज में जो रहने वाले व्यक्ति है, क्या है, रहने वाले व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से क्या हो कि आपको इक्वल हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि आर्थिक समानता का अर्थ हर व्यक्ति को उसकी पारिवारिक या आर्थिक स्थिति से क्या है, हर व्यक्ति को उसकी पारिवारिक की आर्थिक स्थिति से है, चाहे जो हो उसे अपने धंधा पेशा क्या है, धंधा पेशा चुनने का अधिकार हो,
प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि देश के हर व्यक्ति जो है क्या हो, आपको इक्वल हो। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको मतलब आर्थिक समानता कहेंगे। सभी लोगों को जो है आपको अवसर मिलने चाहिए, ठीक है ना, कि वह अपना आर्थिक उन्नति कर सके। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 4 में। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कानून को परिभाषित कीजिए, मतलब लॉ क्या है। तो देखिए, तो कानून या विधि का मतलब होता है मनुष्य के व्यवहार को क्या है कि नियंत्रित और संचालित करने वाले नियमों। क्या होता है? नियमों, हिदायतों, पाबंदियों और हकों की क्या है कि आपको संहिता। तो भारत में जो है एक चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कानून दिवस जो होते हैं वो आपको 26 नवंबर को क्या होता है कि आपको मनाया जाते हैं। तो ये सभी चीज आप याद रखिएगा। और विधि के अनुसार ही किसी देश का जब शासन होता है तो वह आपको अच्छा शासन जो होता है आपको माना जाता है। तो 4 का सही जो है मतलब कि आंसर ये हो जाएगा। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आप नोटबुक में इसे देख लेंगे। देखिए सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इसे ले लिए होंगे। चलिए उसके बाद जो है 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 का भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। 5 नंबर क्या कह रहा है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो देखिए, तो बहुदलीय व्यवस्था एक प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि आपको राजनीतिक वर्णक्रम जो होता है, ठीक है ना, वो विभिन्न राजनीतिक दल जो होता है राष्ट्रीय चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। और इन सभी दलों का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना और सरकार में अपनी भागीदारी को प्रस्तुत करना। मतलब सीधे समझिए कि बहुदलीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि बहुत सारे दल जो होते हैं चुनाव में भाग लेते हैं। क्या कहते हैं? भाग लेते हैं। और उसका जो उद्देश्य होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं? तो सत्ता को क्या होता है कि आपको प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। तो आज कई प्रकार की दलीय व्यवस्था देखने को मिलेंगे। जैसे एक दलीय व्यवस्था चाइना में, द्विदलीय व्यवस्था आपको मतलब अमेरिका और साथ साथ आपको मतलब ब्रिटेन जो मुख्य देश है वहां देखने को मिलेंगे। और हमारे भारत में जो है आपको क्या होगा बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल होते हैं ना वो आपको कुकुरमुत्ते की तरह जो होते हैं वो आपको चुनाव में उबज कर आते हैं। क्योंकि आज भी हमारे देश में राष्ट्रीय दलों की जो संख्या है वो आपको क्या है जानते हैं कि आपको मतलब 6 है। इसके अलावा राज्य स्तर के जो दल है उसकी संख्या जो है 53 है। और छोटे जो दल है उसकी संख्या आपको 2500 से भी क्या है कि आपको अधिक है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय, ठीक है ना। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है सुशासन क्या है, ठीक है ना। जो कि सुशासन दिवस आप जानते होइएगा कि भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष क्या होता है 25 दिसंबर को मनाया जाता था। आखिरकार ये जो गुड गवर्नेंस है यह क्या है इस पर हम लोग बात करते थे। देखिए तो सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई जैसे नगर निगम, राज्य सरकार आदि को इस प्रकार चलाना कि वह वांछित परिणाम दे सके। मतलब कि जो शासन व्यवस्था है, जो आपको संस्थाएं है, ठीक है ना, उसको इस प्रकार से चलाना कि वो अपना परिणाम दे सके। और सुशासन के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सी चीजें आती है जिनमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, सदाचार, ये सब आपको मिला होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको सुशासन कहेंगे। क्या कहेंगे? सुशासन कहेंगे, ठीक है ना। और भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है वो आपको किनके जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं? तो कहेंगे आपको यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। चलिए साथ में कह रहा है कि ग्राम कचहरी क्या है। तो देखिए, तो ग्रामवासियों को अपने विश्वास से चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिना किसी उलझन एवं परेशानी के, बिना किसी अनावश्यक खर्च के न्याय सुलभ हो और ग्रामवासियों के बीच सौहार्द वातावरण बना रहे, ठीक है ना। इसी मुख्य उद्देश्य से ग्राम कचहरी की क्या की गई कि आपको स्थापना की गई, ठीक है ना। और ग्राम कचहरी जो होता है इसके जो प्रमुख होते हैं सरपंच होते हैं। और देखिए, और ये न्याय की पहली क्या होती है कि आपको इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। और जो ग्राम कचहरी के जो सरपंच होते हैं उसको तो आम जनता ही चुनते हैं। इसीलिए क्या होता है कि वहाँ सौहार्द की वातावरण जो होती है काफी अच्छे जो होती है बनी रहती है। अनावश्यक खर्च नहीं होते हैं, क्या है नहीं होते, सारे फैसले जो होते हैं गाँव में भी आपको हो जाते हैं बिना किसी उलझन के। इसलिए ग्राम कचहरी का क्या किया गया था कि आपको गठन किया गया था। तो 7 नंबर जो प्रश्न है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में जो है इसे जरूर छाप देंगे और इसे बोर्ड एग्जाम के लिए आप याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक क्या है कि आपको संस्था है और यह एक आपको सलाहकारी संस्था है, मतलब थिंक टैंक संस्था है। इसको आप याद रखेंगे। और इसका जो गठन होता है वो आपको 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा क्या होता है कि आपको योजना आयोग के समाप्त करके इसके स्थान पर इसका गठन किया गया था। मतलब कि ये जो नीति आयोग है सबसे पहले जान लीजिए इसका गठन योजना आयोग की जगह पर हुआ था। ये कैसी संस्था है? तो आपको गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है, ठीक है ना।
चलिए, इसे भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और कैसी संस्था है तो याद रखिएगा इसके कीवर्ड को, थिंक टैंक संस्था है, ठीक है ना, जो सरकार के विकास के कार्य के लिए क्या करती है कि आपको सलाह देती है। और ऐसा पहले सलाह कौन देता था तो आपको मतलब कि योजना आयोग। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होते हैं तो आपको प्रधानमंत्री, मतलब कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इससे पहले जो इसके स्थान पर एक संस्था थी, आपको क्या कहते हैं कि योजना आयोग, वो भी आपको कैसी संस्था थी तो आपको मतलब कि सलाहकारी संस्था थी, ठीक है ना। और उसके भी जो अध्यक्ष होते थे पदेन प्रधानमंत्री होते थे। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और उपराज्यपाल जो होते हैं इसके क्या होते हैं कि आपको सदस्य होते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में वो आपको सुमन के बेरी है, जबकि इसके पहले अध्यक्ष होते कौन थे तो आपको अरविंद पनगढ़िया थे। तो साथियों ये सभी चीज आपको अच्छे से क्या होने चाहिए कि आपको याद होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लीजिए। चलिए 9 में क्या करा है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका पहले लीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं 9 में क्या करा है कि वित्त विधेयक जो है वो आपको क्या है यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है उसको हम लोग वित्त विधेयक क्या है कि आपको कहते हैं। और इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद कहाँ पर जानते हैं तो आपको 117 के 1 और 2 में, इसे आपको याद रखना है। इस विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। मतलब कि वित्त विधेयक को क्या होता है कि आपको राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से आपको पेश किया जाता है। इससे में राज्यसभा को भी क्या है कि पर्याप्त शक्तियां जो होती है आपको प्राप्त होती है। क्या होती है प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है। धन विधेयक के संबंध में क्या होता है कि आपको राज्यसभा को पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वित्त विधेयक में क्या है कि आपको होता है। ये जो वित्त विधेयक है इसका जो उल्लेख है वो आपको कहा है अनुच्छेद 117 में। तो जितने भी धन विधेयक होते हैं वे सभी जो है आपको वित्त विधेयक होते हैं। क्या होते हैं वित्त विधेयक होते हैं। मतलब कि धन विधेयक जो होता है, याद रखिएगा यहाँ पर कीवर्ड कि जो भी आपको धन विधेयक होते हैं ना वह सभी आपको वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होते। तो यहाँ से एक बात आती है कि धन विधेयक का उल्लेख जो है वो आपको कहाँ पर है तो ये आपको अनुच्छेद जो है 110 में है, इसे आपको याद रखना है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी परिकल्पना कौन करेगा तो वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपको यही हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए कह रहा है कि लैंगिक असमानता जो है आपको क्या है। तो देखिए, तो लैंगिक असमानता का मतलब क्या हुआ कि महिला और पुरुषों में जो है आपको भेदभाव, क्या है भेदभाव, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को जो है कमजोर वर्ग के रूप में क्या होता है कि आपको देखा जा रहा है। सही बात है। और वे घर और समाज दोनों जगहों पर क्या होता है कि आपको शोषण, अपमान, भेदभाव से पीड़ित होती है। क्या है पीड़ित होती है। और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह क्या है कि आपको प्रचलित है। तो इसको दूर करने के लिए क्या होगा कि हमें आगे आना होगा, क्योंकि जब तक लैंगिक असमानता रहेगी जब तक सही तरीके से जो है आपको विकास संभव नहीं है, ठीक है ना। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा तो यही हो जाएगा। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां भी दिक्कत होगी आप हमें बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको हो चुके हैं। अब चलिए अब हम चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन में। क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राजनीतिक दल जो होती है वो आपको सामूहिक संस्थाएं होती है। कैसी संस्थाएं होती है सामूहिक संस्थाएं, जो राजनीतिक कार्यालयों के लिए प्रतियोगिता का क्या करती है क्या आयोजन करती है। एक राजनीतिक दल के सदस्य एक साझा लेवल के तहत क्या करते हैं चुनाव लड़ते हैं। क्या करते हैं चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यों लड़ते हैं ताकि सत्ता में क्या करे वह भागीदारी के मतलब कर सके। अगर वह सत्ता में नहीं आ पाती है तो वह विपक्ष में रहकर क्या करता है कि आपको मतलब कि सरकार के कार्यों की निगरानी करती है। तो देखिए राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से क्या होता है कि आपको आवश्यक है। जैसे देखिए लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में क्या होते हैं कि आपको सहायक होते हैं, तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में क्या होते हैं सहायक होते हैं। तो राजनीतिक दल जनता और सरकार दोनों के बीच में क्या करती है कि आपको करीब का काम करती है। इसीलिए लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दलों का होना क्या है कि आपको जरूरी है, ठीक है ना। तो 11 का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकते हैं। आइए आगे, कह रहा है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए भूमंडलीकरण क्या है कि वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ एकत्र किया जाता है। क्या किया जाता है एकत्र किया जाता है, ताकि इससे क्या हो वस्तुओं क्या है वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों, सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जो है क्या हो सके कि स्वतंत्र रूप से जो है संचरण हो सके। क्या हो सके। तो इसी को हम लोग वैश्वीकरण या क्या कहते हैं कि भूमंडलीकरण कहते हैं। इसके कई सारे सकारात्मक प्रभाव है। जैसे देखिए इससे क्या फायदा हुआ है तो जैसे प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता में बेहतर आपको क्या हुआ कि परिणाम आया है, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे देश जो है अपने उत्पादों को एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि सभी देश जो होते हैं वह आपको
अपना बेस्ट देना चाहते हैं, विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान हुआ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, विभिन्न उत्पादों का बाजार में क्या हुआ कि आपको पहुंचना हुआ। जैसे देखिए, अमेरिकी उत्पाद हमारे बाजार में मिल जाते हैं, हमारे उत्पाद आपको अमेरिकी बाजार में मिल जाएंगे, चाइना की चीज हमारे यहाँ मिल जाते हैं, हमारे चीज जो है चाइना में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये सब किसके कारण संभव हुआ? तो आपको भूमंडलीकरण के कारण हुआ, ठीक है ना। इसके और भी चीज होंगे, जैसे देखिए कि रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई, क्योंकि आपको कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है भारत आई तो वो लेबर लेके थोड़ी आएगा, वो क्या करेगा जानते हैं कि लेबर यहीं के लोगों को क्या करेगा, रखेगा, तो यहाँ के लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। उसके बाद है आधारभूत संरचनाओं का क्या हुआ कि आपको विकास हुआ, ठीक है ना। ये सभी जो है भूमंडलीकरण के सकारात्मक प्रभाव थे, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी। जैसे देखिए, भूमंडलीकरण में बहुत धनी और विकसित देशों का विश्व पर क्या हो गया, प्रभाव स्थापित हुआ। जैसे आज देखिए, अमेरिका का और चाइना का संपूर्ण विश्व जो है अपना प्रभाव जो है आपको स्थापित है। भूमंडलीकरण से राष्ट्र राज्य की प्रभुसत्ता जो है अंकुरित हो गई, क्योंकि आपको क्या होता है कि कई सारे देश जो होते हैं वो आपको उसके बाजार पर जो होता है पूर्णतः अधिकार कर लेते हैं, क्या है, अधिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, सही बात है, क्योंकि जैसे ही आपको मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, ठीक है ना, उसके रहन सहन ये सभी जो होगा वो हमारे पास आएंगे, क्या होंगे, आएंगे। तो इस सभी वजह से क्या है कि जो विदेशी संस्कृति है वो भी आपको बढ़ रही है। तो ऑप्शन जो है इसका, सॉरी ऑप्शन कह रहे हैं कि इसका जो देख लीजिए, सबसे पहले परिभाषा जो है आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे ये परिभाषा सबसे पहले भूमंडलीकरण का, उसके बाद इसका सकारात्मक प्रभाव लिख दीजिएगा, फिर उसका नकारात्मक प्रभाव लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न। देखिए, चुनाव में जाति और धन की भूमिका का जो है परीक्षण करना है। तो देखिएगा कि किसी भी क्या है कि आपको जाति, ठीक है ना, क्या है, किसी की जाति, राजनीतिक सत्ता, क्या है, राजनीतिक सत्ता, भूमि, पुलिस, न्यायिक सत्ता, सॉरी न्यायिक सहायता तक पहुंच को क्या करती है कि नियंत्रित कर सकती है। आजकल भी देखते हुएगा कि जाति के आधार पर ही क्या होता है कि हमारे यहाँ टिकटेज होती है, बांटे जाती है, क्या है, बांटे जाती है, ठीक है ना। जातियां कुछ क्षेत्रों में स्थानीय होने के कारण स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। जैसे जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या ज्यादा होती है वहां पे वैसे ही कैंडिडेट को क्या होता है कि आपको रखा जाता है। उसके बाद है देखिए कि हर जगह राजनीतिक दल विशिष्ट जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व जो है आपको करते हैं, और जाति आधारित जो आपको राजनीति है यह देश की बुनियाद और एकता पर क्या कर रही है कि आपको प्रहार कर रही है, क्योंकि इसमें लोग जो है अपने जाति के आड़ में गलत सही को भी क्या करते हैं कि आपको नहीं देखते, क्या है, नहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो आज देखिएगा क्या है कि जाति चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारक जो है बनी हुई है, तथा अक्सर उम्मीदवारों का चयन जो है वो आपको क्या है, उपलब्धियों, क्षमता और योग्यता के आधार पर न होकर क्या होता है कि जाति, ठीक है ना, पंथ और समुदाय के आधार पर होता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारे राजनीतिक व्यवस्था में जो होती है वह आपको क्या है कि काफी ज्यादा करप्शन जो है वो आपको बढ़ रही है। इसीलिए आपको जयप्रकाश नारायण जी एक बार कहे थे कि दल विहीन जो है वो आपको लोकतंत्र होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए, चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका हमारी चुनाव व्यवस्था का क्या है कि गंभीर दोष है। आज देखते होइएगा कि चुनाव जो है काफी ज्यादा खर्चीला है, चुनाव में पैसा जो है पानी की तरह बहाया जाता है। अत्यधिक चुनावी व्यय के कारण सामान्य व्यक्ति निर्वाचन की प्रक्रिया से क्या होते हैं कि आपको दूर होता जा रहा है, और बाहुबलियों का जो है आपको राजनीति पर कब्जा होते जा रहा है। तो धन के बल पर अपराधी व्यक्ति अपना रसूख जनता में पैठ बनाने के लिए क्या कहता है कि आपको राजनीति में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, और पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ मामलों को जो है समाप्त कर दिया जाए या उन पर कार्यवाही नहीं किया जाए। इसीलिए वो क्या होता है कि आपको राजनीति में जो होते हैं वो आपको हिस्सा लेते हैं, क्या है, हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि अपने बचाव के लिए भी लोग राजनीति में क्या करते हैं कि आपको हिस्सा लेते हैं, और काफी ज्यादा धन का क्या करते हैं कि आपको व्यय करते हैं। चलिए 14 में क्या कर रहा है आप, लेकिन उससे पहले मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका क्वेश्चन आंसर जो है ये आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब 5 नंबर का प्रश्न है, इस पर अपना फीडबैक जो है हमें जरूर देंगे। चलिए 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत का जो संघवाद है वो कनाडा से प्रेरित है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारत का संविधान भारत के मतलब भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है ना। तो भारतीय संघवाद की क्या विशेषता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ संविधान है क्या है, लिखित है, साथ साथ हमारा संविधान जो है आपको कठोर और लचीला दोनों है, लेकिन इसके जो संघीय लक्षण है वो आपको कठोर है। उसके बाद है शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है, ठीक है ना, सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची, स्वतंत्र और हमारे यहाँ निष्पक्ष न्यायपालिका है, ठीक है ना। ये एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ कहने के लिए तो संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन ज्यादातर जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको एकात्मक लक्षण इसके देखने को समय समय पर मिलते हैं। एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन हमारे भारत में एकहरी नागरिकता है।
इसके अलावा राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, क्योंकि जिसकी संख्या जैसी है उसी आधार पर उसका क्या है कि प्रतिनिधित्व है। राज्यों को अपनी भाषा तथा लिपि बनाए रखने का अधिकार है। उसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था जो है हमारे यहाँ स्थापित है। तो ये सभी जो है आपको भारतीय संघवाद की क्या है कि आपको विशेषता है। तो अगर आप इस प्रकार से सारे चीजों को लिख देते हैं मेरे भाई, सुन लो, 5 में 5 नंबर आपको कोई भी जो है नहीं रोकेंगे। इस प्रकार से तो आप लिख कर देखिए, ठीक है ना। ये मेरे द्वारा स्वयं का बनाया गया जो है ये आपको उत्तर सब है, ठीक है ना। तो आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं 15 में। क्या करें, कह रहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। तो देखिए, तो आपातकाल से संबंधित उपबंध जो है भारतीय संविधान में कहां से लिया गया था। सबसे पहले जान लीजिए जर्मनी के वेमर संविधान से, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 18 तथा अनुच्छेद 352 से क्या है कि 60 के अंतर्गत जो है वो आपको किया गया है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति निम्न प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं, जैसे युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय जो है वो आपको राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 के तहत। और ये कब कब लागू हुआ है, तो देखिए 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार जो है आपको लागू हुआ है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति ये जो अपने आपातकालीन शक्ति उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के सहयोग से करते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन की क्या करते हैं कि आपको घोषणा करते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। जैसे किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मुख्यमंत्री वहां के शासन को चलाने में असमर्थ हो, कोई अन्य राजनीतिक दल जो है पूर्ण बहुमत में नहीं हो, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि उस राज्य की संवैधानिक संकट को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राज्य पाल के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करेंगे कि आपको ये जो आपको राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल उसको लागू करेंगे। उसके बाद है भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण के लिए खतरा होने पर वो क्या करेंगे कि आपको वित्तीय आपातकाल लागू करेंगे। लेकिन अब तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल एक बार भी क्या है कि आपको लागू नहीं हुए। तो आज साथियों हम लोग क्या किए कि ये जो देख रहे हैं, ठीक है ना, कि कल के जो एग्जाम हुए थे, ठीक है ना, ये जो मतलब मंथली एग्जाम हुए थे, ठीक है ना, आपको सितंबर माह का, और उसका डेट है 25 सितंबर 2023। उसी का हम लोग क्या किए कि आपको एनालिसिस किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, उम्मीद है कि ले लिए होंगे। तो देखिए, तो प्रति जो आपको दिन है कुछ ना कुछ जो है आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जो है साथियों जरूर देंगे, और सारे आंसर को आपको लिख लेना है कॉपी में। तो चलिए साथियों, आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।